नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू का पाठ 4 सीखने वाले हैं और इस पाठ का ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो की शुरुआत जो है हम इस प्रश्न से करने जा रहे हैं। आप सभी को अपनी बुक ओपन करना है और ये वाला प्रश्न निकाल लेना है। आइए इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखें। निश्चित रूप से आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए बुक में हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पैटर्न आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आपकी बुक में यहां पर रंगों का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। और इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि ये जो रंगों का पैटर्न है इसमें हमने सबसे पहले ग्रिड बनाया और ग्रिड बनाया तो पाया यहां पे कुल 16 हिस्से हैं। कितने हैं? 16 हिस्से हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर ये लाइनें खींच के सबसे पहले ग्रिड बनाया। आप भी इसी प्रकार से ग्रिड बना लीजिए। क्यों? क्योंकि ग्रिड बनाने के बाद में हमें यहां पर जो पैटर्न है इसके प्रत्येक हिस्से अब बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और इससे संबंधित यहां पर प्रश्न है। ठीक ना? अब इससे संबंधित यहां पर प्रश्न है तो हम इसको समझते हैं। चलिएगा, अब इस वर्ग को देखो, बिल्कुल देख रहे हैं। इसके जो प्रत्येक हिस्से हैं, इसके जो प्रत्येक हिस्से हैं वो 1/16 है। ठीक है ना? अब कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है? आप सभी को पता होगा कि बटे में कुल हिस्सों की संख्या लिखी जाती है और उसके ऊपर मतलब अंश में हम उन हिस्सों की संख्या लिखते हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं या जिसको प्रदर्शित कर रहे हैं या जिसको शो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपको पता है क्योंकि पाठ के शुरुआत में मैंने उस पिज्जा के माध्यम से हिस्से और पूरा शब्द को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से देखें। अब कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है? तो आप देख रहे हैं 1 और 2, मतलब 16 हिस्सों में से 2 हिस्से जो हैं वो नीले रंग से भरे हुए हैं। मतलब 2/16 लिखा जाएगा। मतलब 16 में से 2 हिस्से जो हैं वो नीले रंग से यहां पर भरे हुए हैं। इस प्रकार 2/16 लिख देंगे। अब कितना हिस्सा हरा है? अब देखिएगा यहां पे एक ही हिस्सा है तो 16 में से एक ही हिस्सा जो है वो क्या है? हरा है। तो 1/16 लिखेंगे और इसका जो उत्तर है 1/16 लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहां पर क्या यह बराबर है आपको बताना है और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह एक पहेली है। अम्मिनी कहती है कि आधे का आधा, मतलब मान लीजिए एक ग्रिड है 16 हिस्सों का। अब इसको आधा करेंगे तो ये पीला वाला जो भाग है ये आधा कहलाएगा। अब पीला वाला जो भाग है इसका आधा, तो इस प्रकार से ये आधा कहलाया। ठीक ना? जिसमें आपको 4 हिस्से पीले वाले दिखाई दे रहे हैं। अब 3/4 मतलब चौथाई, 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब यहां पे ऐसे समझिए, 3/4 का मतलब हो गया कि ये जो ग्रिड है इसको 4 बराबर भागों में बांटो इस प्रकार से ये। ठीक है ना? तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, मगर 3/4 तो ये वाले भाग को छोड़ो और ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये 3/4 कहलाएंगे। अब 3/4 का 1/3, अब यहां पे 1/3 की बात करा है। देखिएगा, अब 1/3 मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये 1/3 कहलाया। ठीक ना? अब यहां पर देखिएगा 3/4 का 1/3, तो यहां पर 3 भाग हुए, 1 2 3, इसमें से एक भाग की बात करना है हमको, ये वाले की, इसकी बात कर लीजिए। 1/3 मतलब ये वाला भाग कहलाएगा। और अभी हमने देखा था आधा का आधा, ये वाला भाग कह रहा था। और 3/4 में से 1/3 मतलब 1 2 3, 3 भागों में से 1/3 इस हिस्से की बात करी जा रही है। तो क्या आधे का आधा और 3/4 में से
1 2 3 में से 1/3, मतलब ये 3 में से एक हिस्से की बात करें तो आधे का आधा और ये 1/3 क्या बराबर है? हाँ बराबर है। इस प्रकार से हमको यहां पर जवाब देना है और कैसे वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक ना, और बता भी दिया। चलिएगा अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हिस्से से पूरे की ओर। अब देखिएगा यहां पर एक पूरी आकृति हमको बनाना है, मगर उस आकृति का यहां पर एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो हमने पाठ के पहले ही में किस प्रकार से हिस्से से और पूरे की ओर और पूरे से हिस्से की ओर गए थे। अब यहां पे ये एक फूल है और फूल की एक पत्ती है यहां पे, और उस फूल का एक हिस्सा है। तो यहां पर एक फूल की 1/5 पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित रूप से बटा में 5 है, मतलब फूल की कुल 5 पंखुड़ियां हैं। आप ये समझ आइए, किसी भी वस्तु या कोई फूल हो, यदि बटे मतलब हर के नीचे यदि 5 लिखा है मतलब कुल भागों की संख्या है, मतलब कुल फूल की पंखुड़ियां की संख्या 5 है, जिसमें एक हिस्सा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है पंखुड़ी का। अब 4 पंखुड़ियों के हिस्से आपको इस फूल में अब बनाने हैं। तो आप इस फूल की पंखुड़ी को आप 1/5 कह सकते हैं, और ऐसे ही आपको कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये भी 1/5 हुआ, ये भी 1/5 हुआ इस प्रकार से, और ये भी 1/5 हुआ, और ये भी 1/5 हुआ। इस प्रकार से यहां पर कुल आपको दिख रहे होंगे इस फूल के 5 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर 4 हिस्से हमने जैसे बनाया, यहां पर पूरा का पूरा एक फूल जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, और प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड, मतलब पंखे के 1/3 ब्लेड, ये जो पंखा की ब्लेड है ये 1/3 है, मतलब बटा में 3 है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि इस पंखे की कुल 3 पंखुड़ियां हैं, ठीक है ना। अब चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, आपको ये और ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करो। तो आपने देखा ये हमने ब्लेड बनाया 1/3 और 1/3। तो यहां पर इस पंखे के फिर 2 हिस्से हमने यहां पर लगाए, और वो पता कैसे चला? इससे पता चला कि बटा में 3 है, मतलब पंखे की जो पंखुड़ियां हैं वो 3 है। तो यहां पर 2 पंखुड़ियों को हम इस प्रकार से लगा दिए, और एक पहले से लगी हुई थी, और ये मशीन भी हमने से लगाया है, ठीक ना। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब ये वाले प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए, एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड यहां दिखाए गए हैं। एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड, मतलब आधे ब्लेड मतलब यहां पे जो है आप देख रहे हैं ये 2 पंखुड़ियां हैं, ये 2 पंखुड़ियां हैं। तो इसका मतलब आप सीधा सा समझ जाइए कि 2 पंखुड़ियां यहां पे आधी दिखाई दे रही हैं, तो बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तो यहां पर 1/2 में कितनी पंखुड़ियां हैं? यहां पे 2 है। तो आपको पता है जब 1/2 हिस्सा यहां पे 1/2 के 2 हिस्से होंगे, तो अगला जो 1/2 होगा उसमें 2 पंखुड़ियां होंगी। इस प्रकार से आधा आधा को जोड़ेंगे तो एक पंखा हो जाएगा, और 2 पंखुड़ी और 2 पंखुड़ी को जोड़ेंगे तो यहां पर इस पंखे में 4 पंखुड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर 2 पंखुड़ी हम लगा देते हैं। तो आधी आपने देखा पंखे के आधे ब्लेड पहले यहां लगे हुए थे, मतलब आधे में 2 पंखुड़ी हैं, तो आधे में क्या होगा? 2 ही तो और पंखुड़ी होंगी। तो कुल यहां पर पंखों की जो पंखुड़ियां हैं कुल यहां पर 4 होंगी। तो अब हम बात करें पंखे के प्रत्येक पंखुड़ी की बात करें तो ये 1/4 है, ये 1/4 है। इस प्रकार से ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। अब यहां पर 2 पंखुड़ों की बात करें हम
तो 2/4 बराबर 1/2। बात समझ में आई? मतलब 1/2 को आधा कहा, तो यहां पर दो पंखुड़ियों को जोड़ा तो 2/4 बराबर 1/2, मतलब बात एक ही है। चलिएगा, इस प्रकार से ये प्रश्न को हमने समझा। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रुपये और पैसे। देखिएगा, रुपये और पैसे मतलब पैसे से मिलकर रुपया बनता है। पैसा छोटी इकाई है, रुपया बड़ी इकाई है, ठीक है ना। जिस प्रकार से यहां पर आपको चित्र में दिखाया गया है, रुपये और पैसे कितने कितने 50 पैसे 1 रुपया बनाएंगे। मतलब आप कितने 50 पैसे जोड़ोगे तो 1 रुपया बन जाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए कि 1 रुपये में एक, यहां लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। इस प्रकार से तो यहां पर 50 पैसे और 50 पैसे को मिलाएंगे तो 100 पैसे हो जाएंगे, और 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है। तो यहां पर 50, देखिएगा कितने 50 1 रुपया बनाएंगे, तो 2 50 पैसे यहां पर 1 रुपया बनाएंगे। तो यहां पर 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या हम यहां पर 2 लिख देंगे। क्या 50 पैसे 1 रुपया का आधा है? हाँ भाई, 100 पैसे को यदि हमने आधा किया, 100 पैसे को यदि हमने आधा किया, इस प्रकार से देखिएगा, यहां पर ये 100 पैसे हैं और हम इसको 1/2 मतलब 1/2 मतलब आधा। अब क्या करेंगे? इसको सवाल को हल करना है, तो इसके बटे में 1 मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो 1 का गुणा होगा 100 में, ऊपर की संख्याओं के साथ में ऊपर का गुणा होगा, और नीचे की संख्या के साथ में नीचे का गुणा होगा। 2 गुणा 1। अब 100 का गुणा 1 में करें तो कितना आया? 100 आया, और 2 का गुणा 1 में करें तो 2 आया। 2 का भाग हमने जैसे 100 में दिए तो 2 पंचे होता है 10, यहां कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2, तो यहां पर आ गया 50, और 50 बटा यहां पर 1, देखिएगा 5 और ये 0, 50 हो गया, और यहां पर 1 का भाग हमने जैसे किस में दिए? 50 में, तो यहां पर 50 आ गया। तो मैंने यहां पर हल करके भी बताया, हल करके आपको दिखाया कि किस प्रकार से हम 100 पैसे को आधा करें तो वहां पर 50 पैसे आए। मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये बताना जरूरी था, और कॉमन सेंस भी है। हम ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 50 पैसे को यदि हम 2 बार जोड़ते हैं तो 100 पैसे हो जाते हैं, और 100 पैसे को यदि हम आधा करते हैं तो 100 पैसे को यदि हम आधा करते हैं तो 50 पैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या 50 पैसे 1 रुपया का आधा है? हाँ कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे? हाँ, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब कितने 25 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? अब देखिएगा, आपको पता है कि 25 पैसे और 25 पैसे, 2 25 पैसे को आप जोड़ोगे, 2 25 पैसे के सिक्के को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 50 पैसे। अब और 2 25 पैसे के सिक्कों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 50 पैसे। इसका मतलब, और 50, तो 4 25 पैसे को आप जोड़ोगे तो 1 रुपया होगा। इस प्रकार से आप यहां पर कितने 25 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? तो यहां पर हम लिख देंगे 4, ठीक है ना। इस प्रकार से 25 पैसा 1 रुपए का, 25 पैसा जो है वो 1 रुपए का कौन सा हिस्सा है? अब देखिएगा, यहां पर जो 25 पैसा जो है वो 1 रुपए का कौन सा हिस्सा है? अब यहां पर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिएगा, आप यदि 25 का 100 में भाग देंगे तो भी पता लग जाएगा कि वो कौन सा हिस्सा है। तो यहां पर 25, देखिएगा ये 25, तो हम 25 धन 25 धन 25 धन 25, तो यहां पर हमने चारों को जोड़ा था, 25 पैसों को 4 बार जोड़ा तो 1 रुपया बन गया था। अब यहां पर 25 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है? मतलब हम यूं समझे कि
एक रुपया बराबर यहां पर 4 बार आपको 25 पैसे दिख रहे हैं, तो 25 पैसों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो ये इसका 1/4 कितने भागों में, 25 पैसे, 1 रुपए को 25 पैसों में 4 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4। अब यहां पर एक भाग की बात करेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4। इस प्रकार से हम 1 बटा यहां पर लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब 20 पैसा 1 रुपए का, अब हम 100 पैसे को, अब हम 100 पैसे को कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 5 भागों में बांटेंगे। हम 100 का क्या करेंगे, 100 में हम क्या करते हैं, देखिए आपको पता करना है कि एक हिस्से में 20 पैसा कैसे आएगा, तो आपको पता है। तो 20 का यदि आप 100 में भाग देते हैं तो 20 पंचे होता है 100। तो जैसे आपने 100 में 20 का भाग दिया तो आपको पता चल गया कि इसके 5 बराबर क्या होंगे, हिस्से होंगे, और एक हिस्से में 20 पैसा आएगा, ठीक ना। और ऊपर भी आप ऐसे ही कर सकते थे, क्योंकि मैंने जोड़ के इसलिए बताया क्योंकि सबका लेवल एक सा नहीं है, इसलिए आप अच्छे से समझिए। जैसे आप यहां पर 25 पैसा देख रहे हैं और आपको पता करना था कि ये रुपये का कौन सा हिस्सा है, तो यहां पर हम तो ये पहले पता करें कि भाई 25 पैसे के भाग में बांटने पर, प्रत्येक भाग को बांटने पर वो कितने हिस्सों में विभाजित होता है, ये देखना पड़ेगा पहले। देखिएगा, आपने 25 का 100 में भाग दिया, 25 का 100 में भाग दिया, तो 25 चौके होता है 100, 25 चौके होता है 100। इसका मतलब यहां पर 100 के 4 भाग होंगे, 100 के 4 भाग होंगे और प्रत्येक भाग में 25 पैसा होगा। तो प्रत्येक भाग में 25 पैसा होगा, तो यहां पर एक भाग की बात करी जा रही है यहां पर, तो इस प्रकार से हमने 1/4 यहां पे लिख दिया था, ठीक है ना। अब उसी प्रकार की बात अब यहां पे नीचे आ गई। अब नीचे कैसे समझिए, देखिएगा, अब आपको पता करना है क्या, 100 पैसे में हम क्या करेंगे, 20 पैसे का भाग देंगे, तो यहां पर होगा 20 पंचे 100। इस प्रकार से यहां पर जी घटाएंगे तो घट जाएगा। तो यहां पर 100 पैसों को हमने 20 पैसों के बराबर हिस्से बांटे, तो यहां पर प्रत्येक हमको 5 हिस्से या भाग प्राप्त हुए, ठीक है ना। अब यहां पर 5 हिस्सों में एक हिस्से में 20 पैसा आया, तो अब यहां पर जो 20 पैसा है ऐसे लिख दूं मैं, बटे में 5, क्योंकि यहां पर 5 बार भाग गया, मतलब 5 बराबर भाग हुए। हम यहां पर 20 पैसों में बराबर बांटा, तो अब यहां पे एक भाग में 20 पैसा है, एक भाग में 20 पैसा है, तो यहां पर 20 पैसा 1 रुपए का 1/5 हिस्सा है, 1/5 हिस्सा है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब बचा अगला प्रश्न, चलिएगा अब इसको समझिए, यहां पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है, देखिएगा। अब इस चित्र को समझिए, कितने 10 पैसे 1 रुपया बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको तो यही पता करते आना चाहिए कि हम सबसे पहले इसके कितने हिस्से होंगे, ये पता करने के लिए हम 100 को बराबर 10 भागों में बांटेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 100 में 10 का भाग देते हैं, तो 100 में 10 का जैसे ही भाग दिए तो 10 बार गया, 10 धाम 100 होता है, तो यहां 100 में से 100 हम घटा देंगे। तो इससे यह पता लग गया कि 10 पैसे के यहां पर बराबर 10 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और प्रत्येक हिस्सा 10 पैसे का होगा। तो 10 पैसा 1 रुपए का कौन सा हिस्सा होगा, तो हमने यहां पर 100 पैसों को 10 बराबर हिस्से में बांटा और एक हिस्से में 10 पैसे आ रहे हैं, इस प्रकार से तो हम यहां पर 1/10 लिख देंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है।
थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मगर आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। चलिएगा, अब यहां पे एक बूढ़ी औरत की वसीयत, वसीयत किसे कहते हैं? यदि कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति जिस कागज में कह लें, या वो अपने पीढ़ियों के लिए जो अपनी संपत्तियों को जिस कागज में लिख के चले जाते हैं और उसको उनके मरणोपरांत, मरने के बाद उस वसीयत को देखा जाता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति किसके नाम की है, उसको वसीयत कहते हैं। ठीक ना। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। ठीक ना। अब वो किस प्रकार से अपनी वसीयत को लिखी है उसको हम समझते हैं। वह काफी अमीर थी और 19 ऊंटों की मालकिन थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मगर वह उस बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी और वसीयत में इस प्रकार से लिखा था, मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊंटों का 1/2 भाग मिलेगा। मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊंटों का 1/4 भाग मिलेगा और मेरी तीसरी बेटी को मेरे ऊंटों का 1/5 भाग मिलेगा। बेटियां काफी हैरान थी, मुझे कुल 19 ऊंटों के 1/2 कैसे मिलेंगे? बड़ी बेटी ने पूछा। 19 का आधा 9.5 है, पर हम ऊंट को काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा, यह सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा, तो बेटियों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ, कहती हैं वो। मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरा ऊंट ले लो। तो अब तुम्हारे पास 20 ऊंट हैं। अब क्या तुम इन्हें अपनी मां की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो? चाची ने कहा। तुम्हें आधे ऊंट चाहिए, तुम्हें आधे ऊंट चाहिए ना, तो 20 में से 10 ऊंट किसको दे दिए गए? बड़ी बेटी को दे दिए गए। तो उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा, तुम अपना हिस्सा ले लो। चाची ने इस प्रकार से 10 ऊंट उनको दे दिए गए। अब चाची ने दूसरी बेटी से कहा, उसने 1/4 ऊंटों को लिया और उसको कितने ऊंट मिले होंगे? अब देखिएगा, अब यहां पे ऊंटों की संख्या कितनी है? 1/4 है। सॉरी, अब यहां ध्यान से देखिएगा। चाची ने दूसरी बेटी से कहा, उसने 1/4 ऊंटों को लिया और उसको खालिस्तान ऊंट मिले। ये आपको पता करना है। तो 1/4 जो है वो दूसरी बेटी को यहां पर ऊंटों का हिस्सा दिया जा रहा है। तो 1/4 गुणा हम यहां पर लिखते हैं 20। यहां पर क्या लिखते हैं? 20, क्योंकि ऊंटों की संख्या कितनी है? यहां पे 20 है। अब 4 का भाग हम 20 में देते हैं, तो 4 पंचे होता है 20, और 1 का गुणा हम 5 में करते हैं, तो यहां पर ऊंटों की संख्या 5 पता लग जाती है। या फिर यूं कहें कि जो 20 ऊंट हैं उनको आप 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो एक भाग में क्या हुआ? कुल 5 ऊंट आए। तो 1/4 4 भाग किए, तो यहां पर एक हिस्से में ऊंटों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, जो मैंने आपको ऐसे हल करके बताया। तो 1/4 ऊंटों को लिया और उसको यहां पर 5 ऊंट मिले। पहली वाली को आधा, मतलब 20 का आधा 10 हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखते, तुम 1/5 ऊंट ले सकती हो। चाची ने तीसरी बेटी को कहा, उसे खालिस्तान ऊंट मिले। अब देखिएगा, 1/5 यहां पर तीसरी बेटी को देना है और ऊंटों की संख्या 20 है। ठीक है ना। अब यहां पे 5 का भाग आपने 20 दिया, तो पांचों को 20। अब यहां पे 1 है और 4 है, तो 1 गुणा 4 इस प्रकार से आपने किया, तो यहां पर 4 आया। तो उसे यहां पर 4 ऊंट मिले।
देखिएगा 20 ऊँट को आप यहां पे कितने भागों में बांटोगे? 5 भागों में, 1/5 है। 5 भागों में बांटने के बाद में उसको कितने देना है? एक हिस्सा देना है। तो हमने 20 ऊँटों को 5 भागों में बांटा तो एक भाग में 4 ऊँट आए, ये हमको पता लग गया, ठीक है ना। और 4 ऊँट किसको मिले? तीसरी बेटी को मिले। बेटिया बहुत खुश हुई और अपने ऊँटों की गिनती करी। तो 10 पहली बेटी को, दूसरी बेटी को 5 और तीसरी बेटी को 4। तो इस प्रकार से 10 और 5 15, 15 और 4 19। इस सवाल को हम अभी और समझते चलिएगा। मैं आपको बोर्ड में और समझा देता हूं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिएगा, मैं बोर्ड में आपको ले जाता हूं और यहां थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं। तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी समझ में नहीं आया। चलिए, ये प्रश्न है और यही वसीयत है जो उस बुढ़िया ने लिखी है। 3 बेटियां हैं उसकी। तो आपको पता था पहले जो है, पहले बुढ़िया के पास में कितने ऊँट थे? 19 थे, ठीक है ना। और चाची ने जो है, चाची ने एक ऊँट इनको दे दी इस प्रकार से। तो इनके पास कितने ऊँट हो गए? अब 20 हो गए। बोले झगड़ा मत करो, अब आपका बराबर बंटवारा हो जाएगा। तो मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँटों का खालिस्तान मतलब 1/2 भाग मिला। तो पहली बेटी मतलब बड़ी, तो बड़ी बेटी का हिसाब समझिएगा। बड़ी बेटी, देखिएगा, बड़ी बेटी को 1/2 मतलब यहां पर गुणा में हम यहां पर कुल अब ऊँटों की जो संख्या है वो यहां पर हम 20 लिखेंगे। अब इसको हल कैसे करना होता है जरा अच्छे से देख लीजिए। अब यहां पर 20 लिखा है, इसके बटा में यदि मान लीजिए कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए। अब यहां पर 20/1 और 1/2, तो इनको क्या करेंगे हम? ऊपर की संख्या के साथ में गुणा होता है इस प्रकार से 1 गुणा 20 और 2 गुणा 1, इसको हम बराबर करेंगे। तो यहां पर 20 में 1 का गुणा करेंगे तो यहां पर 20 ही आएगा और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो यहां पर 2 ही आएगा। फिर यहां पर 20 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 धाम 20 होता है, एक बार में जाएगा और ये शून्य। यदि यहाँ 2 में ही भाग देंगे आप तो 2 एकम 2 होगा और 0 को उतार देंगे, या फिर 2 धाम 20 भी होता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर बड़ी बेटी को आधे ऊँट दिए गए और यहां पर ऊँट की जो संख्या है यहां पर 10 प्राप्त हो जाती है, ठीक ना। अब दूसरी बेटी की बात करें, दूसरी बेटी की इस प्रकार से, तो दूसरी बेटी को यहां पर 1/4 की बात कही गई है। तो 1/4 गुणा 20/1, क्योंकि ऊँटों की संख्या 20 है। अब यहां पे सवाल को ऐसे समझें, आप ऊपर की संख्याओं को इस प्रकार से ऊपर गुणा करिए, नीचे की संख्याओं को इस प्रकार से नीचे गुणा करिए। तो यहां पर 20/4, अब 20 में आप 4 का भाग देंगे तो यहां पर 4 पंचे 20 होगा। तो दूसरी बेटी को यहां पर कितने ऊँट मिले? 5। बड़ी को कितने मिले? यहां पर 10। दूसरी को यहां पर कितने मिले? यहां पे 5, ठीक है ना। अब यहां पे तीसरी बेटी की बात करी गई है इस प्रकार से, तीसरी बेटी की। तो तीसरी बेटी को 1/5, तो 1/5 में यहां पर ऊँटों की संख्या 20 है, इसके बटे में 1 लिख दिए, है ना। यदि कुछ ने लिखा है तो हम 1 मान लेते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे? ऊपर की संख्याओं का गुणा करेंगे। 1 गुणा 20/5 गुणा 1 बराबर 20 बटा यहां पर 5 आएगा। 5 एकम 5, 20 एकम 20। अब यहां पे 5 चौके 20 होता है, मतलब 4 बार भाग जाएगा। तो तीसरी बेटी को 4 ऊँट, तीसरी बेटी को यहां पर 4 ऊँट। अब बच गया, यहां पे देखो जरा, 1 ऊँट बच गया और वो 1 ऊँट जो है वो चाची ले लेती है। तो यहां पर 10 ऊँट और ये 5 15 और 15 और 4 19। तो यहां पर बुढ़िया की जो संपत्ति थी तो उसने जो 19 ऊँटों को जिस प्रकार से बांटने का यहां पर वसीयत लिखा था, इस प्रकार से वो चाची ने इन समस्याओं पे इस प्रकार से अपना ऊँट देके उनकी समस्या का समाधान किया और
उनको अपना हिस्सा भी मिल गया और चाची ने जो अपना एक ऊँट दी थी वो एक ऊँट उनको भी मिल गया। तो यहाँ पे 19 ऊँट बच गए और एक ऊँट जो मिलाया था वो उसी के पास चला गया। इस प्रकार से ये सवाल हमने कंप्लीट करा ऊँट वाला, और बहुत सरल था। और इसको आप तार्किक रूप से भी समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप ऐसे उसको तर्क लगा के भी समझें कि सीधी सी बात है। आप यहाँ पर बटा की भाषा समझने लगे हैं, जो यहाँ पर भिन्न वाली संख्या है, जैसे 1/5 मतलब ऊँटों की संख्या 20 है, ऊँटों की संख्या 20 है और बटे में 5 है। मतलब आप क्या करोगे, ऊँटों को 5 भागों में बांटोगे। 20 ऊँट हैं, अब 20 ऊँट को 5 बराबर भागों में बांटा, तो बराबर बांटने के लिए आप सीधे 20 में 5 का भाग देंगे। मतलब 20 में 5 का भाग देना, इसका मतलब यह है कि 20 ऊँट को 5 बराबर भागों में बांटना। और 20 में जैसे ही आप 5 का भाग देंगे, जितने बार में भाग जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, 5 के 20, 4 बार। तो इससे यह पता लग जाएगा कि 20 ऊँटों को 5 बराबर हिस्से में बांटने पर और प्रत्येक हिस्से में ऊँटों की जो संख्या है वो 4-4 है। तो एक हिस्से में तीसरी बेटी को कितने ऊँट जाएंगे, 4 जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, चाची बोलती है, और चाची ने कहा ये अपना ऊँट ले गई। ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है। अब ये कैसे हुआ चर्चा करो, और कैसे हुआ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, चलिएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अरुण का टाइम टेबल है, 24 घंटों का यहां पे एक टाइम टेबल है। आप यहां से लेके यहां तक पूरे जो डिब्बे हैं इनको गिनेंगे तो यहां पर 24 डिब्बे हैं। और अरुण का टाइम टेबल मतलब पूरा एक दिन जो होता है वो 24 घंटों का होता है। अब देखिएगा, दिन का 1/3 हिस्सा, दिन का 1/3 हिस्सा मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं यहां पे लिखूं इस प्रकार से, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इस प्रकार से 1/3 गुणा मैं यहां पर 24 करूं इस प्रकार से। तो अब आपको यहां पर एक दिन का 1/3 हिस्सा यहां पर आपको क्या करना है, इसमें आपको रंग भरना है। ठीक है ना। और अलग अलग रंगों से दिखाओ। तो जिस प्रकार से यहां पर हम इसको हल कर लें, 1/3 गुणा 24, तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि हम 24 से आगे ना बढ़े। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो यहां पर 8 आया, और 1 गुणा 8 करे तो बराबर यहां पर 8 आया। अब 1/3 दिन का 1/3 हिस्सा मतलब 24 घंटों को आप 3 बराबर भागों में बांटेंगे। सीधी सी बात, बटा में 3 है। अब उसमें से एक भाग में जितने घंटों की संख्या आएगी उतने में आप यहां पे कलर कर देंगे, और पहले से कलर है। तो आपने 24 घंटों को 3 बराबर भागों में बांटा। तो उसको बांटने के लिए हमने क्या किया, 24 में हमने 3 का भाग दिया। 24 में 3 का भाग दिया मतलब 24 घंटों को 3 बराबर भागों में बांटा, और जितने बार में भाग गया और जो उत्तर आया वही प्रत्येक भाग में घंटों की संख्या प्राप्त हो गई, 8। और यहां पर 8 घंटों के जो आप डिब्बे दिख रहे हैं यहां पर कलर किया गया है। ठीक ना। शायद आप समझ गए होंगे। मैं आगे चलता हूं और यहां पर जो लिखा हुआ है उसको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिएगा, दिन का 8वां हिस्सा, दिन का 8वां हिस्सा। अब यहां पर 8वां हिस्सा की बात कही गई है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर जो 24 है तो यहां पर 24 में हम 8 का भाग देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 त्री 24, 3 बार गया। तो यहां पर 8वां हिस्सा मतलब
यहां पर आपको 8 बराबर हिस्से करना है और 8 बराबर हिस्से जैसी आपने यहां पर किए तो जितने बार में भाग गया वही यहां पर उस हिस्से में घंटों की संख्या है, तो 3। तो जो अरुण का जो टाइम टेबल है वो 24 घंटे में दिन का 1/3 हिस्सा मतलब 8 घंटा वो सोता है, ठीक है। अब खेलना, दिन का 8वां हिस्सा वो खेलता है, तो यहां पर 3 घंटे जो है वो खेलने के लिए हैं। यहां पर ये जो 3 घंटे हैं वो खेलने के लिए हैं। इस प्रकार से मैंने यहां पर खेलने के लिए है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार से मैं इसको इरेज करता हूं। तो यहां पर ये 3 घंटे जो है वो खेलने के लिए है। अब पढ़ना, तो दिन का 1/4 हिस्सा, देखिएगा 1/4 गुणा 24। अब सीधी सी बात है, पढ़ने में वो दिन का 1/4 हिस्सा यूज करता है। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब बटे में 4 है, बटे में 4 है मतलब 24 घंटे के आप 4 बराबर हिस्से करेंगे और 4 बराबर हिस्से करेंगे और प्रत्येक हिस्से में जो घंटों की संख्या होगी वही वो 1/4 हिस्सा एक दिन का कहलाएगा। अब आपको यह पता करना है तो क्या करना पड़ता है, आप बटे में जो 4 है आप 24 में 4 का भाग देंगे, 24 में 4 का भाग देंगे, जितने बार जाएगा वो घंटों की संख्या आपको पता लग जाएगी एक हिस्से में। तो 4 का भाग आप 24 में देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छीं 24, 6 बार में गया। मतलब भाग देने से यह पता लग जाता है कि प्रत्येक भाग में कितने घंटे आए, 6 घंटे आए। तो यहां पर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो है ये वाला जो हिस्सा है वो पढ़ने के लिए यूज करता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये भी हमने हल कर लिया, ठीक है ना। यहां पे जैसे हम 1 गुणा 6 करते हैं तो यहां बराबर में 6 आता है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब यहां देखिएगा दिन का 1/3 हिस्सा ये है, दिन का 8वां हिस्सा ये है और दिन का 1/4 हिस्सा ये दिख रहा है। मतलब 1/4 हिस्सा वो पढ़ने के लिए यूज कर रहा है जिसमें कितने घंटे, 6 घंटे। खेलने में दिन का 8वां हिस्सा मतलब वो 3 घंटे खेलने के लिए यूज कर रहा है और सोने के लिए दिन का 1/3 हिस्सा मतलब आप देख रहे हैं यहां पर 1/3 मतलब यहां पर 8 घंटे। इस प्रकार से हमने यहां पर इन प्रश्नों के अनुसार यहां पर ऐसा निशान लगा लिया। अब हम इसको समझते हैं। अरुण 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है, मतलब रात के 10 बजे सोया वो, तो 10 11 12 2 घंटे ये हो गए और 12 से लेके 6 तक 6 घंटे वो हो गए, तो 6 2 ये 8 हो गए। तो 8 घंटे अरुण यहां पर सो रहा है, ठीक है ना। वह सुबह 7 से लेके 8 के बीच खेलता है, मतलब 7 से 8 मतलब 1 घंटा। यहां पे जो 1 घंटा है वो यहां पर वो खेलने के लिए यूज कर रहा है। इस प्रकार से ये वाला भी खेलने के लिए, ठीक है ना, ये वाला भी खेलने के लिए। और फिर शाम को 6 से 8 के बीच खेलता है, 6 से 8 के बीच 6 7 और 8 2 घंटा ये, इस प्रकार से ये 2 घंटा ये, तो ये 2 घंटा ये और ये 1 घंटा ये, तो इस प्रकार से कुल 3 घंटे हो गए क्या नहीं हो गए। यहां पे जो प्रश्न में यहां पर कहा गया था कि वो जो है यहां पर खेलने की बात है, काहे की खेलने की बात है, तो खेलने के लिए कुल वो कितने घंटे, 3 घंटे। और यहां पर वो दिन का 8वां हिस्सा मतलब सुबह उसने 1 घंटा खेला और शाम को उसने 2 घंटा खेला, तो कुल 3 घंटे उसने खेला। तो मैं इसके हिसाब से भी यहां बता दिया। अब मैं आगे की बात करता हूं, चलिएगा। अब इससे संबंधित यहां पे कुछ प्रश्न हैं, उनको हमको कंप्लीट करना है, चलिएगा। अब यहां ध्यान दीजिए,
इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना होगा। अब अरुण कितने घंटे लेता है वो हमें पता करना है सोने के लिए। तो यहां पर सोने के लिए 1/3, सोने के लिए 1/3, तो सोने के लिए 1/3 गुणा में हम यहां पर लिखेंगे 24, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 3 का भाग देंगे यहां पे, तो 3 अट्ठे 24, तो 1 गुणा यहां पर 8 करेंगे तो यहां पर 8 ही आएगा। इसका मतलब सोने के लिए वो 8 घंटे। पढ़ाई के लिए 1/4, तो पढ़ाई के लिए 1/4 गुणा यहां पर 24, ठीक है ना। तो 4 छिंग 24, 4 का भाग देंगे आप 24 में, तो यहां पर आपको यह पता लग गया 1 गुणा आप 6 करेंगे यहां पर तो 6 ही आएगा। तो 4 छिंग 24, तो वो पढ़ने के लिए यहां पर 6 घंटे यूज कर रहा है। इसके पहले हम पता कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको सवाल हल करके बता रहा हूं। अब रही बात किसकी, खेलने के लिए वो कितने घंटे, तो 7 से 8 वो सुबह खेलता है तो 1 घंटा हुआ, और 6 से 8 के बीच खेलता है तो 2 घंटा जे हो गए, 2 घंटा और वो 1 घंटा, 3 घंटा। और हमने यहां पर हिस्से को भी बहुत अच्छे से समझाया था, ये वाला दिन का 8वां हिस्सा वो खेलने में यूज करता है, तो वो 3 घंटे यहां पर खेलता है। और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्सों का उपयोग करता है वो हमको यहां पर बताना है। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, यहां पर अब आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 घंटे जो है आप देख रहे हैं, यहां पर 7 घंटे आपने देखा, यहां पे जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे जो है वो दिन के कामों में क्या कर रहा है, वो उपयोग कर रहा है। अब यहां पे उत्तर हम लिख देंगे इस प्रकार से, देखिएगा यहां पर, तो यहां लिखेंगे हम 7 घंटे। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। एक दिन में 24 घंटे, तो मैं दिन का 1/3 कैसे पता करूं, तो 1/3 कैसे पता करना है वो हमने यहां पर पता कर लिया। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे प्रश्न को हल कर लिया, जो बचे थे वो घंटे हमने यहां पर लिख दिए और ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब यहां पे स्कूल पत्रिका, एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। अब यहां पर तिमाही का मतलब 3-3 महीने में, एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है, तो कौन से महीने छपाई के होंगे, उन महीनों के अंकों पर निशान लगाओ। देखिएगा 3-3 महीनों में, तो तीसरा महीना ये हुआ, ये फिर कौन सा हुआ, 6वां महीना, 9वां महीना और 12वां महीना। इस प्रकार से भाई 3-3 महीनों बाद होगा ना, इस प्रकार से। तो यहां पर उन महीनों के अंकों पर हमने गोला लगाया, तो वो कौन कौन से महीने छपाई के होंगे, तीसरा, 6वां, 9वां और 12वां, ठीक है ना। यहां पर महीनों की संख्या लिखी हुई थी, तो ये सवाल बहुत सरल था और बहुत इजी था।